वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को दामोदर कुंवर पुस्तक के तीसरा सर्ग यानी कि राजवेद के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग ने देख चुके हैं कि संरची, कमल और धूमावैद के बीच वार्तालाप हो रहा है। दोनों जब आधा रात बीत जाता है, आधी रात बीत जाती है तो दोनों गप करने शुरू कर देते हैं। वैद्य वहाँ किस लिए गए थे? क्योंकि संरची को मनाने के लिए गए थे। वैद्य जान गया था कि कमल केतु का घाव तो अच्छा हो गया है, लेकिन उसके मन का घाव अच्छा नहीं हुआ है। वह संरची के मनाने पर, संरची यदि को हम मिला सकते हैं कमल केतु से, तभी ये बीमारी दूर होगा, इसलिए वो वहाँ पर गए थे। तो चलिए देखते हैं आगे कवि उन दोनों के बीच के गप को कैसे दर्शाते हैं। सो कह रहा है कवि, कोठी ऊपर कोठी अंगसरे ओकर महल, गजार वन महुआरे कुंभा हमर ढाल। ये उक्ति किसका है? इस संरची कमल का है। जब वैद्य उसके पास गया है कि तुम कमल केतु से मिलो, कमल केतु तुमसे मिलना चाह रहा है, उसका संदेश लेके गया है, तब संरची जवाब दे रही है, कोठी ऊपर कोठी अक्सरे ओकर महल, गजार वन महुआरे कुंभा हमर ढाल। कह रहा है कि हे वैद्य जी, हम दोनों का मिलन कैसे संभव होगा? हम दोनों का मिलन कैसे संभव होगा? वह कहाँ राजा का बेटा है और मैं कहाँ एक भटवाहा का मतलब लड़की हूँ, है ना। वह कहाँ राजा के महल सोने के महल में रहता है और मैं जंगल मुहवारे में रहता हूँ। इतना हम लोग देख चुके थे। यहाँ कह रहे कोठी ऊपर कोठी अंगसरे ओकर महल। फिर आगे कह रही कोठी ऊपर कोठी, उसका जो महल है दलान पर दलान। किसका? तो कमल केतु राजा का बेटा है, उसका घर दलान पर दलान है। और अंगसरे होकर महल, अंगसर में उसका महल है, सोने में उसका सोने का महल कहाँ है? अंगसर में, दलान पर दलान है। और कह गजार बोने महुआरे कुंभा हमारा, हमारा कहाँ जो क्या है? गजार बोने मैंने जंगल में टूटा ढहा हुआ कुंभा है। तो हम दोनों का मेल कैसे संभव होगा? इस संरची कर रही वैद्य से कि हम दोनों का मिलन संभव नहीं है। वह अंगसर में उसका सोने का महल है और मैं जंगल में रहने वाली हूँ, है ना। हम कुआं, मेरा कुआं जो ढहा हुआ है, कुआं और कहीं महल, दोनों तुलना नहीं हो सकता है। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि हम लोग दोनों का मिलन होगा, ये कल्पना जैसा लग रहा है। वही कर रही है, गाजर बने महुआरे कुआं हमर ढाल। मेरा टूटा हुआ महल का बात तो दूर रहे, हमारा जो कुआं जिसमें हम झोपड़ी है वो भी ढहा हुआ है, यानी टूटा हुआ है। ढाल मतलब टूटा हुआ है। फिर आगे कहती है, जाय तुचा पाइत ऊंचा धर्म ओकर ऊंचा, महल ओकर बनल ऊंचा घटवाहा नीचा राजा ऊंचा। कह रही, क्या कह रही? संरची कह रही है, संरची कि जाय तुचा पाइत, उसका जात मतलब किसका? कमल केतु का जात जो है ऊंचा है, ऊंचे कोटि की जाति के हैं। पाइत ऊंचा, उसका रहन सहन, पाइत ऊंचा मतलब रहन सहन, बड़े लोगों के साथ उसका रहन सहन होता है। उसका धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचा है। उसका कहने का मतलब हुआ उसका ऊंचा धर्म है, उसका जात भी ऊंचा है और उसका बड़े लोगों के साथ मिलन होता है, उसका पाइत भी ऊंचा है। महल होकर बनल ऊंचा है, उसका महल जो रहता है वो भी ऊंचा है। और मेरा जात भी नीचा है, मैं घटवाहा हूँ। संरची कह रही, मैं घटवाहा हूँ, मैं नीचे तबके की लड़की हूँ। तो हम दोनों का मिलन कैसे होगा? ये संभव नहीं बुझा रहा है। ये कह रहा है, संरची कर रहा है वैद्य जी और धूमावैद से, है ना। आगे कभी कहता है, देखिए, हदरे नाय कहियक हरनठ के, न तो हलवा हरान हवथुन, हदकल आएग हरे हरे हद हदिया पानी बुझ निझवल। कह रहा है, कम क्या कह रही है? संरची में कह रही है, हदरे नाय कहियक हरनठ के, मतलब उसको मैंने किसको? कमल केतु को उसको हदरने नहीं किया। हदरने मैंने क्या? उकसाने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। जो मन में जो सोच रहा है कि हम दोनों का मिलन होगा, वैसा सोचने के लिए उसको मत कहिए। उसको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हदरने की ज़रूरत नहीं है। हदरने मतलब होता है कि उसको ज़्यादा व्याकुल होने का ज़रूरत नहीं है। न तो अब तुम हलवा, नहीं तो बेकार को परेशान हो जाएगा।
मेरे बारे जो सोचते सोचते कि हम दोनों का मिलन होगा ये संभव नहीं लग रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा व्याकुल होने मत कहिए, उसको हदराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हदकल आएग हरे हरे हदहदिया पानी निझोल, कह रहा है कि जिस तरह आग जब पिकअप पकड़ लेता है, हदकने लगता है, जोर से दहकने लगता है, तो तुरंत शांत होने वाला नहीं है। उसको कौन शांत करता है? हदहदिया पानी। जब जोर की धारा, पानी की जोर की धारा देता है तभी वो बुझ सकता है, इसलिए उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सारंची कर रही है वैद्य जी के कि कमल केतु को घबराने मत कहिए, ज़्यादा व्याकुल होने मत कहिए, है ना, क्योंकि ये जो उसका मन में जो हमारे प्रति जो प्रेम जग गया है उसमें उसको दिमाग से सोचने कहिए, गंभीरता से सोचने कहिए कि हम दोनों में आकाश और ज़मीन का फर्क है, हम लोगों का मिलन संभव नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए फिर आगे कर रहा है, धैन धैन राजवैद्य धैन्य धैन्य राजवैद्य गदगदाय गेल हमर मन, हमर खर्ज खरिहर कमल के दिक बेस हवे ओकर तनमन, हमर खभय कमल के दिहक बेस हवे ओकर तनमन। तब क्या करती है वो सारंची जो है पूरा खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है? क्योंकि संरची के घर में राजवैद्य आया है। वो किसका संदेश लेकर आया है? कमल केतु का। क्योंकि संरची का मन भी कमल केतु के साथ बैठ गया था, उसका भी मन था कि उसके साथ मेरा मिलन हो, है ना, क्योंकि जब दोनों मिलकर बाघ को मारे थे तो दोनों में प्रेम एक तरह से पहले से ही जग गया था, है ना, इसलिए वह संरची जो है बहुत खुश हो जाती है जब वैद्य उस कमल केतु का संदेश लेके उसका घर आता है। वही वाला कहता है, धैन धैन राजवैद्य गदगदा गेल हमर मन, मेरा मन जो है बहुत खुश हो गया। कौन कर रही है? संरची कर रही है कि वैद्य जी मेरा मन बहुत खुश है, हमर खबर कमल के दिया, मेरा खबर जो है कमल केतु को जाके सुनाइएगा, है ना, बेस हवे ओकर तनमन, और उसका तनमन अच्छा हो जाए। कहने का मतलब है कि मेरा संदेश जाके कमल केतु को सुनाइएगा। इस सारंची कर रही है वैद्य जी से, हमारा खबर कमल के दिया, मेरा संदेश जो है कमल केतु को जाके दीजिएगा, बेस हवे ओकर तनमन, उसका जो शरीर असुख है वो अच्छा हो जाए। ये मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, ये कह रही है सारंची। फिर आगे कहती है, पहुँचा दिया हमर नेहुर, पहुँचा दिया हमर नेहुर बोनक संगी घरे न, पहुँचा दिया हमर नेहुर बोनक संगी घरे न। उसको मेरा जो विनती है, मेरा जो मेहरबानी है, जो मैं उसको चाहता हूँ, ये खबर जो मेरा आपसे आग्रह है, बोनक संगी घरे न, कह रहा पहुँचा दिया हमारा विनती है आपसे, मेरा नेहुर, नेहुर मतलब होता है विनती, है ना, कि आप उसको जाके मेरा खबर सुना दीजिएगा। बोनक संगी घर न, कि मैं वन में रहने वाली हूँ, घर में रहने वाली नहीं हूँ। ये तो महल के रहने वाले हैं और मैं वन के रहने वाली हूँ। मैं वन में ही साथ उसको दे सकता था, घर में नहीं दे सकता है। ये वही वाला कहा, पहुँचा दिया हमारा, मेरा विनती है कि मेरा संदेश उनको सुना दीजिएगा। बोनक संगी घर न, मैं वन का ही साथी था, घर का नहीं, क्योंकि महल में रहने वाला है और मैं कहाँ झोपड़ी में रहने वाले, जंगल में रहने वाली हो, दोनों का मेल होना असंभव है। खाम ख्याली बातचीत हरेक संगी दिखू न, कह रहा है खाम ख्याली किसको बोलते हैं? कल्पना, कपोल कल्पना, जिसको लोग केवल सोचता है उसी को कपोल कल्पना कहते हैं, है ना। जिससे हम सोचते हैं कि महाराजा बन जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, केवल मेरा सोच है, उसके लिए मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, तो इसी को होता है कपोल काल्पनिक कल्पना, है ना। तो वही वाला है खाम खिलाड़ी बातचीत। तो वो कह रहा है कि जो संरची बोल रही है कि कमल के तू जो सोच रहा है कि मेरा मिलन उससे हो जाएगा, ये सोच बेकार है, ये केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि हम दोनों में आकाश जमीन का फर्क है, दोनों का मेल होना संभव नहीं है। हर संगी देखो ना, क्योंकि मैं तो यहाँ का हर मैंने यहाँ का वनवासी हूँ और वो का बाहरी है, दोनों का मेल कभी संभव नहीं है। पहले ही दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और वास्तव में थे ही, लेकिन बाघ को मारने के बाद दोनों में प्रेम जग गया था, है ना, दोनों में प्रेम जग गया था। वही वाला होता है कि हर एक संगी देखो ना, जो बाहरी है और क्या हाँ मैं यहाँ वनवासी हूँ, हम लोगों के साथ दोस्ती संभव नहीं है। ये समझा के संरची
वैद्य जी को समझा रहे हैं कि ये सब जाके संदेश कमल केतु को धीरे से बोलिएगा, जाकर समझाइएगा, मेरे बात को समझाइए। क्योंकि वहाँ धुआं किस लिए गया था? उसको मनाने के लिए गया था, उसको मनाने के लिए कि ताकि दोनों का मिलन हो जाएगा तो कमल केतु अच्छा हो जाएगा, उसको प्रेम जो रोग लग गया वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन धुआं वैद्य को वहाँ दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि उसका सब जवाब विपरीत आ रहा है। संरची किसी भी हालत में तैयार नहीं हो रही है कमल केतु से मिलने के लिए, कमल केतु के संगिनी बनने के लिए वह नहीं चाह रही है। नारीक जखन चोंच आवे, नारीक जखन चोंच आवे राग रोष फुराई जाए, राग जखन आवे नारीक चोंच कोड़ सिराई जाए। आगे कवि कह रहा है नारी, नारी में तो स्त्री, स्त्री को जब क्या आता है? चोंच आए, जब उसको प्रेम आता है, ममता आ जाता है, तो सब राग रोष, सब गुस्सा वगैरह सब भूल जाती है ना। कहने का मतलब वो उसमें ममता भर जाता है। फिर कहता है राग जखन आवे नारीक चोंच कोड़ सिराई जाए। और जब उसको क्रोध आ जाता है तो उसका सब क्या हो जाता है? सब राग जखन आवे नारीक चोंच कोड़ फोड़े, तब उसका माया ममता सब दूर हो जाता है। वो साक्षात दुर्गा माँ जैसी बन जाती है, यानी क्रोध से एकदम साक्षात एक दूसरे का दुश्मन बन जाती है। किसका? जो उसका साथ बगावत करता है। कहने का तात्पर्य है कवि का कि नारी एक ऐसी पृथ्वी पर व्यक्ति है जिसमें ममता आने पर वो एकदम कोमल बन जाती है, जब क्रोध आता है तो दुर्गा काली का रूप धर लेती है। कहने का मतलब हुआ उसका जब दिमाग खुश रहता है, उसका मन में प्रेम रहता है, तो वह क्या करता है? राग रोष, तो किसी से जो क्रोध हुआ है, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ है, सब भूल जाती है। लेकिन जब उसका दिमाग में क्या हो जाता है? क्रोध, क्रोध आ जाता है, तो सब प्रेम प्यार सब भुला जाती है और साक्षात दुर्गा का रूप धर लेती है। ठीक है, वही कवि कर रहा है। नारीक जखन चोंच जावे राग रस फुरा जाए, उसको राग वगैरह जो है सब खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है जब उसको प्रेम होता है। तब राग जखन आवे नारी का, जब नारी क्रोध में हो जाती है, चोंच कोड़, जब उसका ममता वगैरह सब खत्म हो जाता है, सिरा जाए मतलब खत्म हो जाता है। यह कह के आदिवासी वाला बोहे लगर आँखी लोर, इतना कह के बेचारी संरची का मुँह आँख में क्या होने लगता है? ढरढरा के लोर आने लगता है। क्योंकि संरची भीतर भीतर से तो कमल केतु को चाहता ही था, पहले तो वही था, दोनों में विरोधी था, लेकिन आदमखोर बाघ को मारने के बाद दोनों में प्यार हो गया था, ममता उसका जग गई थी, आँखों आँखों में उन लोगों का मिलन हो गया था। इसलिए वो सोच सोच के उसका आँख में आंसू आ जाता है, क्योंकि हम लोगों का मिलन संभव नहीं है, जबकि कमल केतु भी हमसे मिलने चाह रहा है। ये सब भावनाओं संरची के मन में आता है और संरची क्या करती है? रोने लगती है, उसके आंखों से ढरढरा के लोर गिरने लगता है। फिर आगे कहता है बंद भैल बकीता संरची हाथ जोड़ कर ली न हो। अब क्या होता है? संरची का मुंह बंद हो जाता है और हाथ जोड़ के वह क्या करती है? नेहोर, नेहोर माने विनती करने लगती है। क्या करती है? जैसन ढरके संरची लोर बैदक उठे ढेवक जोर, अड़गुड़ भैल सुइन राजवैद बोहे लगल निजग लोर। क्या हो रहा है? इस कथन को देखिए। जैसन ढल के संरची, जिस तरह संरची का लोर, आँखों से लोर ढलक रहा है, उन्हें बह रहा है, बैदक उठे, उसी तरह वैद्य जो धुआं है उसका भी भीतर में हृदय कल्पने लगता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि जिस काम से मैं आया था वह काम नहीं बन रहा है। वो किस लिए आया था? तो संरची को मनाने आया था, लेकिन देख रहा है कि संरची किसी भी हालत से मानने वाली नहीं है, वो तर्कपूर्ण तरीके से वैद्य जी को समझा रही है। इसलिए होता है क्या? वैद्य जी का भी हृदय जो भीतर से कल्पने लगता है, वही वो कहता है पैदक उठे ढेवेक जोरन, वह भी मन मन में सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है कि अब क्या होगा। अड़गुन भैल सुइन राजवैद वह लगल निजग रो। अरे जो अड़गुन क्या मतलब होता है? विचित्र बात होता है, जटिल कठिन काम होता है। भैल सुइन राजवैद, राजवैद जब सुना संरची से इस तरह का बात, अरे सभी बात सही था, सत्य था, जो जितना भी संरची बोल रही थी ये बात सत्य थी, क्योंकि वो घटवाहा थी, जंगल में रहती थी, कमल केतु राजा था, है ना, राजा का बेटा था, वो महल में रहता था,
तो वास्तव में दोनों का मेलन तो लग रहा था जैसे एक ही मेथी का सिक्के का दो पहलू है, दोनों का संभव मिलना नहीं बुझा रहा था। इसलिए राजवैद मने मने सोच के वो भी उसका ढेर भीतर में कलप रहा है। वही बात है, अड़गुन भेल सुइन राजवैद वह लगा निजरो। इसका भी आंखों से आंसू आने लगा, क्योंकि संरचि का भी मिलने का इच्छा था, लेकिन वह सामाजिक बंधन के कारण मिलना संभव नहीं समझ रही थी। यही सोच के राजवैद का भी आंखों में आंसू आने लगा। सोचे कि यदि मैं इसको नहीं मना सकता हूँ तो काल केतु जो है मुझको भी ख़त्म ही कर देगा, क्योंकि उसका बेटा ठीक नहीं होगा तो मेरा बचना संभव नहीं। यही सोच के भी उसके मन में, वैद्य जी का धुमा के मन में आंखों से आंसू आने लगता है। फिर आगे कहता है, कभी कहा एक कोरी गंडा ले बेसी, एक कोरी गंडा ले बेसी असुके औषध हमार धोकरी। एक कोरी गंडा ले बेसी, एक कोरी किसको कहते हैं? एक कोरी मतलब 20 होता है। एक कोरी में कितना होता है? 20। एक कोरी में कितना होता है? 20। तो एक कोरी गंडा ले बेसी। गंडा, एक गंडा किसको बोलते हैं? गंडा माना होता है 4, तो उससे भी बेसी तो हो गया एक कोरी गंडा मतलब कितना हो गया? 20 गुना 4, 20 चौक 80। मैंने एक कोरी गंडा ले बेसी असुखक औषध हमार धोकरी। वैद्य जी कह रहे हैं कि हमारे धोकरी, धोकरी मतलब क्या होता है? थैला। हमारे थैला में क्या है? 80 से भी अधिक बीमारियों का दवा है। उसके वैद्य जी का जो था धुमा, उसके थैली में 80 बीमारियों से भी ज़्यादा का दवा था। पीड़ित रोगे औषध न है, पीड़ित रोगे औषध न है धुमा राजवेदक धोकरी। लेकिन कह रहा है पीड़ित रोग, पीड़ित रोग मतलब प्रेम रोग, जिसको मन का भी रोग हम लोग बोलते हैं। पीड़ित रोग ऐसा होता है जिसको किसी से प्यार हो जाता है तो उसको जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक उससे मिलन नहीं होगा, वो बीमारी दूर नहीं हो सकता है। तो वही बीमारी किसको पकड़ लिया है? कमल केतु को पकड़ लिया है। बाघ में जो पूरा शरीर में घाव बना दिया था वो सब तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका प्रेम रोग जो सरंची के साथ हो गया था, जिसके कारण वो खटिया को छोड़ नहीं रहा था, वही वाला यहाँ बात है। कह रहा है पीड़ित रोग औषध न है। धुमा वैद्य के पॉकेट में, थैली में तो क्या था? 80 बीमारी का दवा था, लेकिन पीड़ित मतलब रोग जो था, पीड़ित रोग, प्रेम रोग, उसका दवा नहीं था। धुमा में राजवेदक था उसका थैले में। अब आगे कर रहा है, लोक देखाए औषध देल, लोक देखाए औषध देल बाघे नौखरल घावे, मुंह अंधेरे गोड़ उठावल वैद्य नाय सनची गावे। अब क्या होता है? वो थोड़ा उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? धुमा इसलिए उदास हो जाता है क्योंकि जिस काम के लिए गया था वह काम उसका अधूरा जैसा लग रहा है, उसका काम पूरा होने के चांस कम लग रहा है, क्योंकि किसी भी हालत में संरचि उसके प्रस्ताव को नहीं मान रही है। तो वही बोलता है कि अब मेरा कल्याण नहीं है। फिर आगे कर रहा है, लोग देखाए औषध देत बाघे नखरल घावे। अब क्या होता है, जब संरचि और कमल केतु बाघों के साथ लड़े थे तो संरचि को भी थोड़ा बहुत, संरचि भी घायल हुई थी, उसको भी बाघ में नौखर दिया था। नौखर दिया मतलब तो उसका नाखून जो है गड़ा दिया था। वही वाला कहता है, लोग देखाए औषध देत बाघे नौखरल घावे। जो बाघ में संरचि को भी नौखर दिया था, मतलब घाव कर दिया था, छोटा छोटा घाव, उसको क्या करता है? वैद्य जी दवा देता है। मुंह अंधारे गोड़ उठावल वैद्य नाय संरचि गावे। और क्या करता है? दवा देने के बाद वह अंधेरे में, माने भोर भोर के समय वहाँ से उठ जाता है और वैद्य नाय संरचि गावे, और वैद्य वहाँ से निकल जाता है। कहाँ से? वहीं जहाँ संरचि रहती थी। संरचि को मनाने गया था, लेकिन जब संरचि नहीं मानी तो उसको थोड़ा सा दवा दे लिया और वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब आगे चलता है। कभी ढुलुक ढुलुक ढुलकी चले, ढुलुक ढुलुक ढुलकी चले, घोड़ा चले जोरिया धरे। ढुलुक ढुलुक ढुलकी चले, घोड़ा चले जोरिया धरे। अब कभी कह रहा है
यहाँ कहने का मतलब है धुआं कह रहा है कि धुलुक धुलुक धुलकी चले घोड़ा चले जुड़े। वो जो धुआं वैद्य था वो मन में निराश हो गया। किस लिए निराश हो गया? क्योंकि संरचि उसका बात को, उसके प्रस्ताव को नहीं माना, है ना। तो क्या करता है, ढुलुक ढुलुक मैंने धीरे धीरे, ढुलुक ढुलुक, भीतर से वो खुश नहीं था क्योंकि उसका जो काम के लिए गया था वो काम नहीं बना, इसलिए ढुलुक ढुलुक ढुलकी मन धीरे धीरे वो चल रहा है कि राजवैद्य कहाँ से? तो संरचि के घर से। घोड़ा चले जोरिया के धरे। किस पर जा रहा है? तो घोड़ा पर बैठ के जोरिया, जोरिया मतलब छोटा नाला जो होता है उसके किनारे किनारे से वो अब लौट के आ रहा है। कहाँ आ रहा है? तो कालकेतु के घर महल में। राजवेदक माथा चक्रायल, राजवेदक माथा चक्रायल, लहबागिक पहाड़ धैर्य। अब राजवैद्य जो है उसका भी माथा चकरा गया। क्या चकरा गया? वो सोच रहा है कि अब मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि कालकेतु तो हमको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको बुलाया गया था कमल केतु को ठीक करने के लिए। और बुधुमा जान गया था कि जब तक संरचि इससे तैयार नहीं होगी वो कमल केतु ठीक होने वाला नहीं है। यही सब सोच सोच के उसका दिमाग चकराने लगा था। किसका? धूमावैद्य का। लहबागी पहाड़ रहना, वो सोचते सोचते राजवैद्य क्या हो रहा है, पहाड़ के किनारे किनारे लौट के आ रहा है। बिहान बेला राज दरबारे राजवेदक डाक भेल, बिहान बेला राज दरबारे राजवेदक डाक भेल, भाटक संगे संगे धुमा कालकेतु नहीं के चहट गेल। कह रहा है बिहान बेला राज दरबार, उस जब वहाँ से चलना शुरू किया तो भोर भोर में वो क्या बोलता है, राज दरबार में डाक भेल, उसका बुलावा आया। किसका? तो वही धुमा का। राज दरबार में धुमा का बुलावा आया, भाटक संगे संगे धुमा कालकेतु नज के टहज के। और भाट किसको बोलते हैं? भाट बोलते हैं, भाट एक जाति होता है, वह क्या करता है राजमहल वगैरह में उसको मनोरंजन करने के लिए कुछ गीत गाता है, अपना राग में कुछ गीत गाता है, उसी को हम लोग भाट कहते हैं। मनोरंजन के लिए वो राज दरबार में ले जाते हैं, कभी कभी गाँवों में भी वे लोग घूमते हैं और लोगों को मनोरंजन करते हैं। तो वही भाटों के साथ साथ क्या करता है, धुमावैद्य राज दरबार में पहुंच जाता है। आज इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में इसके बाद वाले भाग को हम लोग देखेंगे। इसमें जो कुछ कठिन शब्द है तो उसको हम लिख देते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। कुंबा, कुंबा मतलब होता है छोटा झोपड़ी, एक तरह का झोपड़ी है। क्या है? झोपड़ी, उसी को कुंबा बोलते हैं। ढाल में टूट जाना, ढाल में टूटा हुआ। जातु ऊंचा कास्ट का। पाँच मतलब जिसका सातु रहन सहन उसका होता है, उसको बोलते हैं हद्र। नहीं कहियक हरनट के। हद्र मतलब होता है ज़्यादा व्याकुल नहीं होने कहिएगा। व्याकुल को बोलते हैं हदर। जैसे नहीं कहता है काहे हदर रहा है, तुमको भी मिलेगा, कहने मतलब है आस धरो तुमको भी मिलेगा। यदि परेशान होने के दरकार में उसी को हदर बोलता है। हलवा हरान, परेशान हो जाना, एकदम परेशान होना। निज बथुन मतलब बुताना, जिसको हम लोग बोलते हैं बुताना। निझाना जिसको हम लोग बोलते हैं। संगी मतलब क्या? दोस्त। और माने जन्मे करते हैं यहाँ का मूलवासी। अद्दी को माने जन्मे करते हैं बाहरी लोग। और तो
अड़गुल में कठिल जटिल, धोकरी मतलब थैला, नौखरल मतलब होता है नाखून दबाना, नाखून से जो दबा देता है, चीना कर देता है। नाखून से कट जाना, छिल जाना, छिल जाना। साहित्य मतलब पहुंच जाना, पहुंच जाना। आज इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में इसके बाद के प्रसंग को देखा जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।